चलिए देखिए, कुछ प्रश्न हैं जो हम करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, एक प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न है कि किस रैखिक समीकरण का एक हल x बराबर 2 y बराबर 3 है। यानी समीकरण का हल है, 4 समीकरण दिए हैं, आपको उसमें से चेक करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये हमारे पास 4 समीकरण है, a, b, c और d। ये चारों समीकरण में x बराबर 2 y बराबर 3 रख कर चेक करना है। यानी x का मान रख के देखिए इसका किसके लिए, किस मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे, या किस मान के लिए इसका मान 0 हो जाएगा। x का मान इसमें 2 रख के देखिए, 2 गुणे 2 धन 3 गुणे y का मान क्या रखेंगे 3 माइनस 13 बराबर 0। यानी 4 3 त्रिक 9 ऋण 13 बराबर 0। 9 4 13 ऋण 13 बराबर 0। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये बराबर हो गया। इसका मतलब पहला ही सही है। और किसी भी मान के लिए देखेंगे ये 0 नहीं होगा। जैसे ये दूसरा देखिए, यहाँ से 3 x का मान क्या रखें, ये रखना है, x का मान 2 रखिए, 2 धन 2 गुणे y का मान क्या रखना है 3 ऋण 31 बराबर 0। तो 3 6 प्लस 6 ऋण 31 बराबर 0, यानी 12 ऋण 31 बराबर 0। यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। 31 घटाएंगे तो 12 में से 31 गया, कितना बचा 19। 19 बराबर 0, ये कभी भी नहीं है। ऋण 19 0 के बराबर है ही नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं। इसी तरह से इसका भी चेक कर लेंगे। 2 गुणे x का मान 2 रखें माइनस 3 गुणे y का मान 3 धन 13 बराबर 0। 4 ऋण 9 धन 13 बराबर 0। तो 13 4 17 ऋण 9 17 ऋण 9 बराबर 0। 17 में से 13 में से 9 गया, 4 बराबर 0। यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष पर इसी तरह से इसका भी निकालेंगे। तो ये हमें चेक करना था। तो x की वैल्यू दी थी, y की वैल्यू दी थी, हमने निकाल लिया x का मान और y का मान रख दिए। इस समीकरण के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हुआ तो ये होगा, इसके लिए होगा तो इसके लिए होगा। सबका चेक किए, सबका चेक करने पर पहला जो है, पहले के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए। तो इसका मतलब यही जो है पहले समीकरण का हल है, इसका हल है। ठीक है, चलिए ये दूसरा देखिए, 3x माइनस 2y बराबर 6 के द्वारा निरूपित रेखा और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, y अक्ष का। यानी एक रेखा है और वो रेखा y अक्ष को जहां काटती है उसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, तो उसके लिए थोड़ा सा जो हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, तो वहां पर हम देखेंगे, ये देखिए एक सरल रेखा है, ये क्या है सरल रेखा। अभी आपको ये नहीं समझ, इसमें x और y की एक घात है, तो ये सरल रेखा है। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ये देखिए निर्देशांक ज्यामिति का थोड़ा सा प्रश्न है। इसमें क्या होता है, एक ऐसे पड़ी लाइन रहती है और एक ऐसे खड़ी लाइन रहती है। ये जो पड़ी रहती है इसको कहते हैं x अक्ष, और जो ऐसे लंबवत रहती है इसको कहते हैं y अक्ष। ठीक है, ये पूरा हो गया x अक्ष और ये पूरा हो गया y अक्ष। ठीक,
और ये पॉइंट होता है 0 0। तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, ये जाना है इस वाली लाइन पर y की वैल्यू 0 होती है। x वाली लाइन पर कहीं भी रहेंगे y का मान 0 होगा x अक्ष पर, और y वाली अक्ष पर x का मान 0 होने, यानी x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0। मतलब समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर कोई बिंदु देखेंगे तो मान लीजिए ये हो गया 3 और ये हो गया 0, तो यहाँ पर x का तो कुछ ना कुछ मान है, लेकिन y का मान 0 है। ये पहले जो रहता है ये x वाला रहता है, बाद में रहता है y वाला। y वाले पर कोई मान लिखेंगे तो पहले 0 लिखेंगे, फिर मान लीजिए 5, तो ये x वाला मान है और ये y वाला मान। यानी इस वाली लाइन पर जब हम रहेंगे तो x का तो कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। y अक्ष पर रहेंगे तो x का मान 0 होगा, y का मान कुछ ना कुछ होगा। तो हमें क्या देखना है? हमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है, बस ये देखना है कि कोई रेखा मान लीजिए यहां पर काट दी, ये सरल रेखा है, यहां पर काटी, तो यहां पर काटी तो यहां पर y x अक्ष को काटती है तो y का मान 0 होगा, और y अक्ष को काटेगी तो x का मान 0 होगा। यहां पर y का मान 0 होगा, और x अक्ष को काटेगी, y अक्ष को काटेगी तो x बराबर 0 होगा। यानी ये रेखा अगर x अक्ष को काटती है तो यहाँ पर y का मान 0 होगा, और y अक्ष को काटती है तो x का मान 0 होगा। यही से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से देखिए, मिटा दीजिए इसको। ये ठीक है, तो देखिए हमें बस ये देखना है कि एक x अक्ष होता है, ये जो बड़ी लाइन रहती है उसको कहते हैं x अक्ष, और ये जो खड़ी लाइन रहती है उसको कहते हैं y अक्ष। ठीक है, तो अगर कोई रेखा, सरल रेखा x अक्ष को मान लीजिए काट दी, ये हमारी है सरल रेखा, ये सरल रेखा x अक्ष को जहां काटेगी वहां पर y का मान 0 होगा, और x अक्ष को जहां काटेगी वहां पर y अक्ष को जहां काटेगी वहां पर x का मान 0 होगा। बस इतना जानिए। x अक्ष को जहां काटती है सरल रेखा जहां x अक्ष को काटती है तो वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान 0 होगा, और y अक्ष को जहां काटेगी x बराबर 0, x अक्ष को जहां काटेगी वहां y बराबर 0, y अक्ष को जहां काटेगी x बराबर 0। बस ये याद रखिए, x अक्ष को काटी तो जस्ट उसका उल्टा 0, y का मान 0, y अक्ष को काटी तो x का मान 0, बस उसका उल्टा। अब हमारा काम बन जाएगा। देखिए ये रेखा है, अब हम भूल जाए, ये हमारा एक रेखा है 3x माइनस 2y बराबर 6। ये x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु माने जहां x अक्ष को काटती है। ये रेखा x अक्ष को कहां काटेगी? y बराबर x अक्ष को काट रही है, y अक्ष को काट रही है, तो y अक्ष को काट रही है तो इसका मतलब x बराबर क्या होगा? 0। y अक्ष को काट रही है तो वहां पर x की वैल्यू क्या होगा? 0। तो x की वैल्यू 0 रख दे, x बराबर 0 रखने पर, क्यों 0 रखें कि अगर रेखा y अक्ष को जहां काटेगी वहां पर x का मान क्या होगा? 0। रख दीजिए 3 गुणे
0 माइनस 2y बराबर 6, तो ये 0 माइनस 2y बराबर 6, तो ये पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 2y, 0 को हटा दीजिए 6, तो y बराबर 6 बटे माइनस 2, y बराबर -3, ये y का मान हो गया। तो जहां भी ये रेखा मान लीजिए कहीं काटी होगी, इससे क्या मतलब, हमारा प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु जब निकालेंगे तो पहले x का मान लिखेंगे, तो x का मान क्या हो गया 0, y का मान क्या हो गया -3। जब प्रतिच्छेद बिंदु लिखते हैं तो पहले x का मान कामा देके y का मान, इस तरह से लिखते हैं, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु यही हो गया। अब अपना ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 0 -3, बी वाला ऑप्शन देखिए, ये है 0 -3, ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये रेखा x y x को जहां काटती है उसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर y x को जहां काटेगी तो x का मान 0 होगा, x का मान 0 रख देंगे, निकल जाएगा। जब लिखेंगे बिंदु तो लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका है पहले x वाला मान लिखते हैं फिर y वाला मान। जैसे x का मान हमारा आ गया 0 है, y का मान है -3, तो लिखेंगे कैसे, तो प्रतिच्छेद बिंदु लिखेंगे तो पहले लिखेंगे x वाला मान फिर y वाला मान, यानी -3, यही हमारा हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। अब इसी सवाल में अगर हमें y अक्ष को नहीं कहता कि x अक्ष को जहां काटती है, देखिए यहां पर y अक्ष को न कह के अगर हमसे कह देता कि x अक्ष को जहां काटती है, तो x अक्ष को जहां काटती है उसके लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू, ये रेखा जहां भी x अक्ष को काटेगी तो उसका मतलब y की वैल्यू 0, तो y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रख दीजिए, 3x माइनस 2y की वैल्यू 0 बराबर 6, 3x बराबर 6, x बराबर क्या हो गया 6/3, तो x बराबर क्या हो गया 2। ठीक, अब प्रतिच्छेद बिंदु देखिए, प्रतिच्छेद बिंदु, तो पहले x वाला लिखा जाता है, पहले x वाला लिखा जाता है फिर 0 वाला, तो x वाला कितना हो गया 2, y का मान क्या हो गया 0। अगर ये पूछेगा कि रेखा, ये रेखा x को जहां काटती है तो 2 0, तो कोई रेखा दी रहेगी, वह रेखा x अक्ष को कहां काटेगी, y अक्ष को कहां काटेगी, बस यही है, x अक्ष को काटेगी तो y का मान 0, ये याद रखिएगा। अगर कहीं काटने की बात आई, अगर x अक्ष को काटती है तो y का मान 0, अगर y अक्ष को काटती है तो x का मान 0 रख देंगे, x अक्ष को जहां काटेगी y का मान रख देंगे। और लिखने का तरीका जो है, लिखने का तरीका है पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला, अगर x अक्ष को काट रही है तो वहां y का मान 0 रख देंगे, y अक्ष को काट रही है तो x का मान 0 रख देंगे। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा, देखिए x बराबर 2, y बराबर 3, रेखा युग्म 2x माइनस 3y प्लस a बराबर 0 और 2x प्लस 3y माइनस b प्लस 2 बराबर 0 का एक हल है। तो हमें ये दिखाना है कि a और b में क्या संबंध है, यानी a और b की जो वैल्यू है वो क्या है। चलिए ये देखिए, ये दिया है कि ये दोनों समीकरणों का ये हल है, एक हल है, यानी 2x माइनस 3y प्लस a बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस b प्लस 2 बराबर 0,
इसका एक हल है, यानी x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 3 रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें a और b में कुछ अनुपात निकालना है, संबंध देखना है। तो इसमें रख दीजिए, मान रख दीजिए, ये पहले समीकरण में मान रख दीजिए, कुछ न कुछ आएगा। x और y का मान रखेंगे, a का मान निकल जाएगा। x और y का मान इसमें रखेंगे, b का मान निकल जाएगा। 2 x की जगह क्या रखें, 2 माइनस 3, y की जगह क्या रखें, 3 प्लस a बराबर 0, 4 माइनस 9 धन a बराबर 0, माइनस 5 धन a बराबर 0, a बराबर क्या हो गया, 5। एक आंसर, a की वैल्यू आ गई। अब इसमें रख के देखिए, इसमें दूसरे के वाले में 2 x की वैल्यू हो गई 2 प्लस 3 y की वैल्यू हो गई 3 माइनस b प्लस 2 बराबर 0, 4 धन 9 माइनस b प्लस 2 बराबर 0, 9 4 13 2 15, यानी 15 माइनस b बराबर 0, तो b बराबर क्या हो गया, 15। देखिए a का मान हो गया 5, a का मान हो गया 5 और v का मान हो गया 15। तो इससे क्या पता चला, तो b बराबर 15, तो a बटे b में अनुपात निकालना है। a बटे b अगर हम करें तो 5 बटे 15, वही ना अनुपात, a बराबर को कुछ बराबर करके दिया है ना, देखिए ना, ये तीसरा देखिए बराबर करके कुछ दिया है, a बराबर कुछ है या कुछ जोड़ेंगे, a है, तो यहां से हो गया a बटे b बराबर, यहां 5 कहीं 5 3, या 3a बराबर b। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे कह दें 3a माइनस b बराबर 0। ये अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, हमने क्या किया, x बराबर 2 था, y बराबर 3 था, ये समीकरण का एक हल है, यानी x का मान इसमें रख देंगे तब भी संतुष्ट करेगा, x और y का मान इसमें रख देंगे तब भी संतुष्ट करेगा। तो हमने समीकरण 1 में x और y का मान रख दिया तो यहां से a का मान निकल गया, समीकरण 2 में x और y का मान रख दिए तो b का मान निकल गया। अब कुछ अनुपात देख लें कि इसमें कौन सा संबंध है, तो a बटे b बराबर 1/3, यानी 3a बराबर b आ गया यहां से, या 3a माइनस b बराबर 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है उसमें, देखिए तीसरा वाले में a बराबर 3b है, a बराबर 3b तो नहीं है, a प्लस 3b बराबर 0 ये भी नहीं है, और 3a बराबर b चौथा है, ठीक है, डी वाला, तो चौथा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो इस तरह से देखिए दोनों समीकरणों में कोई ना कोई कांस्टेंट दे के उसका हल दे के अचर निकलवाएगा, इसमें कोई अचर दे देगा, इसमें कोई अचर दे देगा, या तो उसकी वैल्यू निकलवाएगा या तो कोई अनुपात निकलवाएगा। हमसे यह भी पूछ सकता था, कह देता कि a अनुपाते b बराबर 1/3, ये भी आंसर होता, या 3a बराबर b ये भी दे सकता था, या 3a माइनस b बराबर 0 यह भी दे सकता था। देखिए ऑब्जेक्टिव जो बनाएगा वो ऐसे भी बना सकता था कि a अनुपाते b कौन सा सत्य है, a अनुपाते b बराबर 1/3, या 3a बराबर b ये वाला या ये वाला, 3 तरह से दे सकता था। तो इसको याद रखिएगा कि जब भी समीकरण का कोई हल दे उसमें कोई अचर दे तो उस x और y का मान
उस समीकरण में रख के हम अचर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये अनुपात वाला भी पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है, बराबर करके भी पूछेगा, या पक्षांतर कर देगा तो ऐसे भी पूछ सकता है। तीनों तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए चौथा देखिए कि रेखाओं x-2 बराबर 0 और y + 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो पहले हम ये देखें कि रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालें। ठीक है, तो ये देखिए, पहले हम ये देखें कि रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं। जैसे एक रेखा हो गई अपनी A, एक रेखा हो गई ये, तो दोनों रेखाओं का ये पहली समीकरण हो गया, ये दूसरी रेखा हो गई। तो इसको सॉल्व करिए, x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, y का कुछ ना कुछ मान होगा। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा यही होगा। पहले x वाला लिख दीजिए, फिर y वाला। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब दोनों रेखा को हल कीजिए, x का मान पहले लिखिए, y का मान बाद में लिख दीजिए। बस यही है प्रतिच्छेद बिंदु। रेखाओं का हल, जैसे इस रेखा को हल करेंगे तो x की कोई ना कोई मान तो निकलेगा, y का कोई ना कोई मान निकलेगा, तो x का मान कुछ ना कुछ निकलेगा, y का मान कुछ ना कुछ निकलेगा। पहले x वाला लिख दीजिए, फिर y वाला लिख दीजिए। जैसे इसका देखिए प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालना है, तो इसको हल कीजिए, पहले को हल कीजिए। x-2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ गया 2, y + 6 बराबर 0, यानी y बराबर क्या हो गया -6। तो इतनी आसानी से हल हो गया। हो सकता है रेखा आसानी से न हल हो, तो अगर हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, तो पहले कौन सा लिखेंगे, x वाला लिखेंगे 2 और y वाला लिखेंगे -6। पहले x वाला लिखेंगे, फिर y वाला। मान लीजिए रेखा तो कोई दूसरी होती। ठीक है, तो देखिए प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का मतलब बस समीकरण को सॉल्व कीजिए। समीकरण को सॉल्व करके पहले x वाला मान रख दीजिए, फिर y वाला मान रख दीजिए। तो यहाँ पर तो बहुत आसानी से हल हो जाए। समीकरण को सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -6। तो प्रतिच्छेद बिंदु पहले x वाला लिखेंगे, फिर y वाला, यानी 2 - 6। कौन सा ऑप्शन है 2 - 6। देखिए चौथा का कौन सा है, डी वाला। चलिए, अगर मान लीजिए हमारा समीकरण इतना आसानी से न करके थोड़ा सा मेहनत से हल होता, तो इससे क्या, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इनको क्या करेंगे, सॉल्व। इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का 2x + 3y बराबर 18, x - 2y बराबर 2, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालने को कहेगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किए तो y की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 2। हम इसको सॉल्व किए, तो अब प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, पहले x वाला लिखिए 2, फिर y वाला लिखिए, पहले x वाला फिर y वाला। ये हो गया इसका प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु जहां कहीं भी निकालना होगा तो उस समीकरण को हम पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके x का मान कुछ आएगा, y का मान कुछ आएगा, तो पहले x का मान रख देंगे, फिर y का मान रख देंगे। पांचवा देखिए, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y बराबर 3 और 6x + ky बराबर 8 का कोई हल नहीं है k के किस मान के लिए। k का मान हमसे पूछ रहा है कि किसके लिए कोई हल नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ये समझें कोई हल नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई हल नहीं है।
जैसे मान लीजिए कोई समीकरण आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण हैं। तो इसका कोई हल कब नहीं होगा? कब कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है। कब ऐसी परिस्थिति आएगी कि कोई हल नहीं होगा? यानी x का गुणांक y का गुणांक इन दोनों का अनुपात बराबर हो, x और y a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। इसको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका अनुपात बराबर है तो किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे, चिन्ह भी समान है, गुणा कर देंगे तो ये सब एक साथ 0 हो जाएंगे। ये जैसे मान लीजिए 3x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0 और यहाँ मान लीजिए 6x प्लस 10y प्लस मान लीजिए 9 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 3/6 बराबर 5/10 नहीं है? x का अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात, यानी 1/2 बराबर 1/2। अगर हम इसको हल करना चाहें, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करें 6x धन 5 दूनी 10y धन 20 बराबर 0 और 6x धन 10y धन 9 दूनी 18 बराबर 0। अगर मान लीजिए घटाएं तो ये भी 0, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, किसका मान निकलेगा? कोई हल नहीं है। यानी 3/6 बराबर 5/10 है, 1/2 बराबर 1/2। इसका अनुपात जो x के गुणांक हैं इसका अनुपात बराबर है। तो इसका अनुपात अगर बराबर होगा तो कोई हल नहीं है। यही है ना? इसको हल करेंगे कैसे होगा? घटाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो किसका मान हम निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। तो अगर कहीं x का अनुपात और y का अनुपात दोनों बराबर है तो इसका मतलब कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है? तो याद रखिएगा कि इसको याद रखिएगा कि अगर कोई हल नहीं है, कोई समीकरण दिया है उसका कोई हल नहीं है, इसका मतलब कि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात ये दोनों बराबर हैं। तो यहां से देखिए, ये तो समझ गए, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है इसका मतलब कोई हल नहीं है, इसका मतलब x के गुणांकों का अनुपात यानी 3/6 वही a1/a2 बराबर b1/b2, यानी 3/6 बराबर 5/k को उधर कर दे, 3k बराबर 6 गुणे 5, 3k बराबर 30, तो k बराबर कितना आ गया? 10। ठीक है? k बराबर 10। तो यही हमको दिया था कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या है? x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात क्या है? बराबर है। तो यहां से x के गुणांकों का अनुपात ले लिया 3/6, यहां से 5/k, तो 3k बराबर पक्षांतर के लिए 3k बराबर 30, तो k बराबर 10। कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए कौन सा है? बी वाला। ठीक है? और ये तो देखिए छठवां कर ही लेंगे, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, इसका हल करना है, मान निकालना है। ठीक है? ये देखिए 16वां, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई प्लस 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे? अनेक हल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अभी हम लोग देखे हैं
कि अगर कोई समीकरण ax प्लस बी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर कोई हल नहीं है तो हमने अभी देखा है कि x के गुणांक और y के गुणांक के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई हल नहीं, अगर अनेक हल होते हैं तो इसका मतलब कि x का गुणांक, y का गुणांक, अचर सभी जो है वो अनुपात बराबर होते हैं। अगर अद्वितीय हल होता है तो x का गुणांक और y का गुणांकों का अनुपात कभी भी बराबर नहीं होगा। ये तीनों याद रखे रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। कह देगा कि समीकरण है उसका कोई हल नहीं है, कह देगा समीकरण है उसके अनेक हल हैं, और कह देगा समीकरण है उसके अद्वितीय हल हैं, तो कोई कांस्टेंट दे देगा, उसकी वैल्यू निकलवाएगा। तो बस यही अनुपात वाले से हमें करना है। कोई हल नहीं है तो x का गुणांक और y का गुणांक का अनुपात बराबर है। अनेक हल है तो x का गुणांक, y का गुणांक और कांस्टेंट जो अचर है उसका अनुपात बराबर है। और अद्वितीय हल है तो x का गुणांक और y गुणांक कभी भी बराबर होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो अब एक सवाल को देखें। इस सवाल में क्या है, इसके अनेक हल हैं। देखें ना, अभी इसके अनेक हल हैं। क्या है, इसके अनेक हल होंगे। देखिए यही है सवाल, x प्लस के वाई बराबर 1, के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। इसमें अनेक हल हमसे कह रहा है। चलिए तो अनेक हल हम देख लें। तो अनेक हल के लिए हमारा क्या है, देखिए ये है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी x का गुणांक, y का गुणांक और कांस्टेंट ये तीनों बराबर होंगे। तो यहां से देखिए ऊपर है 1, इसमें a1 की वैल्यू यही ना है, पहले वाले में x का गुणांक, दूसरे वाले में x का गुणांक है k, पहले वाले में y का गुणांक है k और दूसरे वाले में y का गुणांक है 1, पहले वाले में कांस्टेंट है 1 और दूसरे वाले में कांस्टेंट है k स्क्वायर। बराबर के इस बगल करिए या उस बगल करिए, दोनों एक साइड में होने चाहिए। जैसे इधर करेंगे तो -1 माइनस के स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, या दोनों एक साइड में है तब वही होगा, माइनस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, बराबर 1 और बराबर के स्क्वायर, दोनों एक साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब या इन दोनों को ले लें हम, पहले इसको ले लें तो 1 बटे के बराबर के बटे 1, पक्षांतर करें, इधर हो गया 1, इधर के स्क्वायर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो k की वैल्यू हो गई ±1, k की वैल्यू हो गई ±1। ठीक, अब इसको लेकर देखिए, इसको k बटे 1 बराबर 1 बटे के स्क्वायर, इधर करें k का क्यूब, एक घात दो घात का गुणा होगा, k का क्यूब बराबर हो जाएगा 1। तो अब देखिए, अब k का क्यूब कर रहे हैं 1 है, यहाँ k का वैल्यू +1, अगर +1 होता, मान लीजिए अगर k की वैल्यू +1 होता तो क्यूब करते तो 1 आता, -1 का क्यूब करते तो माइनस होता। तो इन दोनों में k का मान प्लस भी है, k बराबर +1 भी है, k बराबर -1 भी है, लेकिन दोनों समीकरण हमें संतुष्ट करना चाहिए। k का मान जब 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो विषम है, तो विषम है तो धन है तो धन होगा, लेकिन अगर निगेटिव का घात करेंगे तो ये निगेटिव हो जाए, इसका मतलब ये तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हमारा ये तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब k बराबर क्या है, +1, यही हमारा क्या है
आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x का गुणांकों का अनुपात a1/a2, y के गुणांकों का अनुपात b1/b2, यानी 1/k x वाले का k/1, और यहाँ पक्ष दोनों एक साइड में है तो लिख सकते हैं। इधर भी करेंगे तब वो माइनस माइनस होगा, 1/k²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ से इन दोनों तीन ठो है, दोनों को ले लीजिए। k², यहाँ से लिए 1/k बराबर k/1, k² बराबर 1, तो k बराबर +-1 तो होता ही है, तो k बराबर हो गया +-1। जब स्क्वायर है तो उसकी दो वैल्यू निकलती है। अब देखिए, जब इसको लिए k/1, तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, k³ बराबर 1, k³ बराबर 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, k का मान जो है वो +1 भी है, k का मान -1 भी है, लेकिन ये देखिए कि क्यूब वाले में ये भी तो संतुष्ट करेगा, क्योंकि तीनों रहते हैं ना, तीनों को संतुष्ट करना चाहिए। ये तो दो को इसको लेकर हमने किया, अब इसको लेकर किए तो k³ आया, यानी इसको भी संतुष्ट करना चाहिए और इसको भी संतुष्ट, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। तो k का मान अगर हम +1 रखते हैं, मान लीजिए माना k बराबर +1 रखे तो क्या होगा, इसको रख के देख लें, इसको रख के देख लें, तो k का मतलब +1/3 बराबर 1, तो +1/3, 1 का 3 बार गुणा करेंगे, प्लस है तो +1 ही होगा, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, यानी k बराबर 1 के लिए तो सत्य है। अगर k बराबर -1 रख के देखें तो -1/3 बराबर 1, यानी 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो देखिए -1 × -1 तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, +1 × -1, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे -1, यानी ये आएगा -1 और 1। तो सत्य नहीं है, यानी -1 के लिए सत्य नहीं है। आया है दोनों मान, लेकिन अगला ये जो क्यूब वाला है वो +1 के लिए तो सत्य है, लेकिन -1 के लिए सत्य नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा k बराबर क्या होगा, +1। ठीक है, k बराबर क्या होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में देखिए, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, +- वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, +-1 वाला ये नहीं सही होगा। हमारा k बराबर कौन सा सही होगा, +1। ठीक है, चलिए देखिए, पांचवा देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। अब हम कौन सा देख रहे हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, तो देखिए, अभी हमने देखा, हमने कोई हल नहीं वाला सवाल देख लिया, एक अचर था उसका मान निकालें, अनेक हल वाला हमने देख लिया। अब एक देखें अद्वितीय हल वाला। जैसे मान लीजिए ये समीकरण है 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7। यह हमसे कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इसका अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए देखिए, कभी भी अनुपात बराबर नहीं होंगे, x के अनुपात और y के गुणांक के अनुपात ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, यानी 2/3, कभी x का गुणांक क्या है 2, यहां पर x का गुणांक 3, यानी x के गुणांक आता है 2/3, कभी भी k बटे यहाँ प्लस है और यहाँ है माइनस, ये बराबर नहीं होगा।
पक्षांतर कर दीजिए, 2 गुणे -10 चल जाएगा गुणा, -10/3 कभी भी k के बराबर नहीं होगा, तो यही हमारा होगा, यानी k का मान कभी भी -10/3 नहीं होगा। ठीक है, बस। तो हमने कोई हल वाला नहीं देख लिया, अनेक हल है, अद्वितीय हल है, उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकलवा रहा था। तो यहाँ पर हमसे एक अचर दे दिया था, उसकी वैल्यू निकलवा रहा था। तो अद्वितीय हल के लिए हम देखते हैं कि x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात कभी भी बराबर नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से 2/3 यानी x का गुणांक 2, नीचे वाले में x का गुणांक 3, 2/3 कभी भी k/5 चिन्ह रखेंगे। और ये देखिएगा कि बराबर के दोनों एक साइड में होने, अगर एक तो इधर है तो हम उसको क्या करेंगे, एक साइड में कर लेंगे। ठीक है, तो k का मान कभी भी -10/3 नहीं होगा। ठीक, यहां पर ये देखिएगा कि ये कोई हल नहीं है, तो C1/C2 के बराबर नहीं होगा, यानी ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन ये C1/C2 के बराबर कभी भी नहीं होगा। इसका अनुपात कोई हल नहीं का A1/A2 और x का गुणांक बराबर होंगे, y का गुणांक बराबर होंगे, लेकिन कांस्टेंट वाले टर्म्स बराबर नहीं होंगे। अनेक हल के लिए x का गुणांक, y का गुणांक और कांस्टेंट वाले टर्म्स बराबर होंगे। अद्वितीय हल के लिए ये कभी भी बराबर नहीं होगा, यही बस याद रखना है। तो इस तरह के बहुत से प्रश्न आए हैं। ये भी देखिए आया, p के किन मानों के लिए समीकरण इतना का एक अद्वितीय हल है। वहीं x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, निकाल लेंगे। चलिए, ये तो अभी हम लोग किए हैं कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx + y = k², x + ky = 1 के अनंतता अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए क्या था, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों बराबर थे, तीनों बराबर थे, तो दो दो समीकरण लेकर के हम लोग हल किए हैं। ठीक है, कह रहा है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण 3x - 2y = 4, 8 और 6 - 3y = 9 के लिए संगत है या असंगत है। संगत का मतलब कोई हल है या नहीं है। अगर मान लीजिए, चलिए तो ये देखिए, हमें संगत वाला था, ये क्या है, संगत। ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण, दो ठो समीकरण दिया है, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9, संगत है या असंगत, यानी इसका कोई हल नहीं है या कोई एक हल है या अनेक हल है, ये हमें चेक करना है। तो यही है, देखिए कोई हल नहीं है, इसका मतलब x का गुणांक y का गुणांक बराबर होगा, लेकिन ये कांस्टेंट वाले बराबर नहीं होंगे, ये जोड़ लीजिएगा नया। ठीक है, तो इसका मतलब कोई हल नहीं है, इसका मतलब असंगत है। ठीक है, ये नई चीज इसमें जोड़ लिया, असंगत है। असंगत का मतलब कि उसका कोई हल नहीं है। अनेक हल है, इसका मतलब संगत है। अद्वितीय हल है, संगत है। तो ये सब संगत है और ये सब असंगत है। तो इसको देखिए क्या हो रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2, सबका मान निकाल लीजिए, खुद पता चल जाएगा कि बराबर है कि नहीं। A1/A2, B1/B2, C1/C2 हम निकाल लिए। तो A1/B2 यानी इसमें x का गुणांक 2/4 काट दिए, 1/2, इसमें x का गुणांक -3/-6 1/2 और यहाँ पर 8/9। यहाँ से क्या आया, A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या है, संगत है कि असंगत, यानी असंगत है।
तो कोई हल नहीं है इसका मतलब असंगत है, ये याद रखिएगा। तो हमने a1 बटे a2 निकाल लिया, b1 बटे b2 निकाल लिया और c1 बटे c2 निकाल लिया। देखिए a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हैं, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो कौन सा है? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है इसका मतलब हुआ कि असंगत है। ठीक है, चलिए।